जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने निगेटिव सेंटेंस का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पर क्लिक करके आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा न लंबा करते हुए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं। दोस्तों, जिस वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नसूचक वाक्य भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे, तो चलिए अब हम अनुवाद के नियम की तरफ चलते हैं। तो हमने यहाँ पर अनुवाद का नियम लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, अगर कर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम हो या एक वचन हो तो हम डज का प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता आई, वी, यू, दे या फिर बहुवचन में है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। और दूसरा वाला नियम क्या है दोस्तों, देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है तो हम सब्जेक्ट से पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। और तीसरा वाला नियम क्या है दोस्तों, देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर डू या डज लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम उदाहरण की मदद से इसको और बढ़िया से समझते हैं। तो दोस्तों, उदाहरण जानने से पहले आपको इसका फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसी फार्मूले के हिसाब से ही हम किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपका दो फार्मूला होगा, एक जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया है और दूसरा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो हमने दोनों का फार्मूला लिख दिया है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर उदाहरण भी लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर पहला उदाहरण लिखा है, बच्चा क्यों रोता है। तो दोस्तों, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्यों है और क्यों वाक्य के बीच में आया है। तो हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर डज लिखेंगे। दोस्तों, डज इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने नियम में लिखा है कि एक वचनकर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, और बच्चा इसमें एक वचन है क्योंकि वह अकेला रो रहा है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट इसमें बच्चा है और बच्चा की इंग्लिश हो जाएगी द चाइल्ड। फिर वर्ब लिखेंगे, और वर्ब इसमें रोता है, और रोता है की इंग्लिश हो जाएगी दोस्तों क्राई। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम अदर वर्ड लिखेंगे, और अदर वर्ड भी इसमें कुछ नहीं है। और लास्ट में दोस्तों आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देना है। तो दोस्तों, यह आप हमेशा याद रखे रहिए कि अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो उसके लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे वाले उदाहरण की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है दोस्तों, क्या वह पत्र लिखता है। तो दोस्तों, यह आपको ध्यान देना होगा कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है या फिर पहले आया है। तो दोस्तों, इस वाले सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया है। तो दोस्तों, आप दूसरे नंबर वाला फार्मूला देखिए, और इसी के हिसाब से ही इस सेंटेंस का इंग्लिश में अनुवाद होगा। तो दोस्तों, हमने नियम में लिखाया है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है तो हम सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने नियम में लिखाया है कि एक वचनकर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, और इसमें कर्ता एक वचन है, इसलिए हमने इसमें डज का प्रयोग किया है। फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट इसमें वह है, और वह की इंग्लिश ही हो जाएगी। फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और वर्ब इसमें लिखता है, और लिखता है कि इंग्लिश राइट हो जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट इसमें पत्र है, और पत्र की इंग्लिश हो जाएगी ए लेटर। फिर अदर वर्ड लिखेंगे, और अदर वर्ड इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हमने बताया है ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसके लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम दो उदाहरण और दे देते हैं, और इसका आपको वीडियो को स्टॉप करके इंग्लिश में अनुवाद करना है। फिर आपको देखना है कि क्या हम सही अनुवाद करते हैं या फिर गलत अनुवाद करते हैं। तो हमने यहाँ पर
उदाहरण लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका अनुवाद करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमने लिखा है, तुम स्कूल कब जाते हो, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कब है और कब वाक्य के बीच में है। तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद हम डू या डज लिखेंगे, फिर डू या डज लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद हम वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखने के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो दोस्तों, यह तीसरे नंबर वाले फार्मूले के हिसाब से लगे। यहाँ पर हमने दोस्तों इसका इंग्लिश में अनुवाद लिख दिया है। तो अब हम चलिए दूसरे वाले उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो ये वाला उदाहरण दोस्तों आपको दूसरे नंबर वाले फार्मूले के हिसाब से इंग्लिश में अनुवाद करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों डू या डज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डू लिखेंगे क्योंकि यह बहुवचन में है और हमने नियम में लिखाया भी है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और सब्जेक्ट इसमें वे है और वे की इंग्लिश दे हो जाएगी। फिर उसके बाद वर्ब लिखना पड़ेगा और वर्ब इसमें खेलते हैं तो खेलते हैं की इंग्लिश प्ले हो जाएगी। फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट इसमें मैदान में है तो इसकी इंग्लिश इन द ग्राउंड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको अदर वर्ड लिखना पड़ेगा और अदर वर्ड इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो आप इसमें कुछ मत लिखिएगा। फिर उसके बाद आपको लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।